हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन कुमार जांगड़। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भौतिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2021-22 का। तो कक्षा 11 का ये पेपर है। भौतिक विज्ञान का पूर्णांक 56 नंबर है और समय 2 घंटे 45 मिनट रहने वाला है। आप इसमें ए पार्ट के क्वेश्चन देखेंगे। ए पार्ट के क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 0.005 में कितने सार्थक अंक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सार्थक अंक जो अशून्य अंकों की संख्या वही सार्थक अंक कहलाती है। तो सार्थक अंक इसमें 1 है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद यदि बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दो सदिश दिए हुए हैं, दोनों का डॉट गुणा करना है, ए डॉट बी। तो डॉट गुणा में आपको पता होना चाहिए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 और के डॉट के 1 हो जाता है। तो अगर अपन गुणा करें तो देखो, आप गौर से देखेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो -20, 6 - 20। अगर आप इसे देखेंगे तो आंसर आएगा -14, मतलब सही आंसर हो जाएगा आपका। और अगला आपसे पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसमें मात्रक में कंफ्यूज हो जाते हैं, किलोमीटर पर सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पाएंगे पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना होता है। तो आप जानते हैं पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है। 1 पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 होता है। प्रत्यावस्थान गुणांक होता है टक्कर के बाद पिंडों का आपेक्षिक वेग और टक्कर से पहले पिंडों के आपेक्षिक वेग का अनुपात होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख पाएंगे कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। विकिरण ऐसी विधि है जिसमें अपन को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख पा रहे हैं, यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण a बराबर -p/q x है, तब कण का आवर्तकाल क्या है। तो आप जानते हैं कि कण के आवर्तकाल का फॉर्मूला t बराबर 2π√L/g यही होता है। ठीक है। और जब अपन सरल आवर्त गति के लिए अवकल समीकरण लिखते हैं तो अवकल समीकरण लिखते समय अपने पास आता है a बराबर -g/L x, g/L x। तो यहाँ पे अगर आप इससे तुलना करें तो a ऐसे ही, x ऐसे ही और g/L। तो यहाँ पे इसमें देख पा रहे हो कि p/q किसकी जगह है, g/L की जगह है। जबकि फॉर्मूले में, आवर्तकाल के फॉर्मूले में आता है √L/g, उल्टा आता है, और ये g/L की जगह है। तो अपन क्या करेंगे कि अगर L/g की जगह रखेंगे तो उल्टा रख देंगे, तो q/p रख देंगे। तो इससे आंसर क्या निकल के आएगा आपके पास, बताओ। वह आंसर हो जाएगा 2π√Q/p। अब बात करते हैं अपन रिक्त स्थानों की। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 7वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि एसआई पद्धति में प्रदीपन तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो आप सब जानते हैं ये कैंडेला होता है, CD आपने अच्छे से पढ़ा है। 7 मूलभूत राशियां होती हैं जिसमें कैंडेला मात्रक होता है प्रदीपन तीव्रता का। बात करें दो समांतर सदिशों का गुणनफल क्या होगा। तो दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल आपसे पूछा गया। सदिश गुणनफल का मतलब होता है a क्रॉस b, और क्रॉस गुणा करते हैं तो अपने पास आता है ए बी साइन थीटा। और यदि दोनों सदिश समांतर हैं तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, a और b के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। तो ए बी साइन थीटा, साइन 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। इससे पता लगता है कि इस रिक्त स्थान में अपन भरेंगे 0, 0 आंसर होगा इसका। बात करें नंबर 3 की कि प्रक्षेप्य गति में गति का पथ कैसा होता है। तो आप जानते हो प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की होती है। प्रक्षेप गति को आप अच्छे से जानते हो, ऐसी होती है। और ये पथ जो होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का होता है। बात करते हैं 10वीं की। किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस एक बिंदु पर साम्यावस्था में है तो वह बिंदु क्या कहलाता है। ये आप अच्छे से जानते हैं, त्रिक बिंदु कहलाता है। चैप्टर 11 ऊष्मा और ताप में से त्रिक बिंदु वह बिंदु होता है जिस पर द्रव की, मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ साम्य में रहती है। जैसे जल का त्रिक बिंदु होता है। ठीक है। जल के त्रिक बिंदु पर ताप का मान 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की कि समतापीय और ऊर्ध्वस्म प्रक्रम में किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है। तो आपको पता है इसमें अपन Cp और Cv काम में लेते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा का नाम दिया गया है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो इन दोनों प्रक्रमों में जो विशिष्ट ऊष्मा का नाम है वो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, 1 किलोवाट घंटा। अब देखो, 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे अपन तो 3600 सेकंड निकल के आता है, 3600 सेकंड। और अगर 1 किलोवाट की बात करें तो किलो का मतलब हो गया 1000, और वाट को लिखेंगे अपन जूल पर सेकंड। वाट को लिखेंगे जूल पर सेकंड। तो जूल से
जूल पर सेकंड में सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मात्रक बचेगा जूल, और 3600 को 1000 से गुना करते हैं तो वैज्ञानिक पद्धति में 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट प्रति घंटा, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं सत्य असत्य में, तो प्रक्षेप्य के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर प्रक्षेप्य के पथ को दर्शाती है, नहीं, प्रक्षेप्य के पथ को वह नहीं दर्शाती है, ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खींची गई स्पर्श रेखा कण के वेग को दर्शाती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। तो बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल विद्यमान होता है। हाँ, बिल्कुल विद्यमान होता है। एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल विद्यमान होता है। हाँ, विद्यमान होता है। ठीक है, अब कैसे देखिएगा आप जरा। जब अपन बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति की, तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो इस कण पर एक बल लगता है जो केंद्र की ओर लगता है, और कण पर केंद्र की ओर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है बताओ? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ये बात क्या हो जाएगी अपनी? सत्य हो जाएगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा क्या होगी? तो अगर आपको ठीक से याद हो तो गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, Gm/r²। तो जो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है वही गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा होती है। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है m0l1t-2 होती है, जबकि यहाँ +2 दिया हुआ है, तो ये असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि अपन बात करें कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप की परिभाषित करता है, यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम ताप की परिभाषा देता है, जबकि प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है। कारण क्या है कि अवशोषण गुणांक होता है आपतित, वो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा बटे आपतित ऊष्मा की मात्रा। और आदर्श कृष्णिका ऐसी वस्तु होती है जिस पर अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और आपतित ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है, दोनों का भाग लगाते हैं तो एक आता है आपके पास, है ना। आदर्श कृष्णिका में यह गुण पाया जाता है कि जितनी ऊष्मा उस पर आपतित होती है वह उसका पूरी तरह से क्या कर लेती है? अवशोषण कर लेती है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, सरल आवर्त गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। हाँ, रहती है, बिल्कुल सत्य बात है ना। क्योंकि सरल आवर्ती गति में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कि संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों की उपस्थिति में यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश की दिशा क्या होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, वो जो दोनों सदिश होंगे उन दोनों सदिशों के लंबवत होती है, दोनों सदिशों के लंबवत होती है। ये अपन फ्लेमिंग के दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम से हम ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर अपन बात करते हैं तो 20 में आता है म्यू एस और म्यू के में किसका मान अधिक होता है? तो म्यू एस है स्थैतिक घर्षण गुणांक और म्यू के है गतिक घर्षण गुणांक। तो आपको पता है स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान गतिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। कारण क्या होता है कि प्रारंभ में किसी भी वाहन को गतिमान कराने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि घर्षण बल अधिक प्रभावी होता है, और जब वो वाहन एक बार गतिशील अवस्था में आ जाता है तो उसको गतिशील बनाए रखने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, तो घर्षण बल भी कम लगता है। इसका मतलब गतिशील अवस्था में घर्षण बल का मान कम होता है, जबकि स्थिर अवस्था में घर्षण बल का मान जो होता है वो